अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखने बनता है। दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, ना ही बाबर आजम आपको दिखेंगे इस एशियंस गेम्स के अंदर। क्या T20 में मजीद बाबर आजम को सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं, जरा इसको और बात करेंगे कि पीसीबी जो है वो सख्त नाखुश हो गया भाई नसीम शाह से भी, और उनका भी जो टेस्ट कैरियर है वो साथ एंड हो रहा है। और साथ में एक और खिलाड़ी भी है जिनको जो है पीसीबी ने अपने जो टेस्ट है उससे आउट कर दिया है। शाहीन के अलावा कौन है वो भी आपको बताएंगे। और इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भाईजान, एक बड़ा डिसीजन होने जा रहा है। सरफराज अहमद के हवाले से क्या कहानी है, शान मसूद को लेकर क्या कहानी आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया इस पीएसएल में, वो क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इंडिया ने फाइनलाइज कर लिया एक और टूर, पाकिस्तान सोया रहा है, बस एक और टूर फाइनलाइज हो गया इंडिया का, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इब्रार की जो जंप लगी है भाई आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, क्या कहानी आ रही है में भी ओडीआई में बिल्कुल वो आपको बताएंगे। और बेंजामिन दी स्टोक्स को इंग्लैंड ने कर दिया है बाहर, वो भी अपडेट आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले इतनी पोर परफॉर्मेंसेस दिखा रही है, क्या बनेगा इनका वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बारे में बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि भाई बाबर आजम को इस एशियंस गेम से जो है बाहर कर दिया गया है। और फैंस का एक मुतालबा है कि वो ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम और फखर जमान को जो है इस एशियंस गेम्स में जो है ऐड होना चाहिए था। एक मैच्योर बैट्समैन जो है वो आपके पास इस एशियंस गेम्स में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला ले लिया है कि अब वो यंगस्टर्स को देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बाबर क्या, फखर क्या, शाहीन क्या, सारों को ही बाहर कर दिया है। लेकिन बाबर आजम को थोड़ी बात जो है वो बड़ी उठकर हो रही है। तो दाऊद साहब क्या लगता है कि बाबर आजम का T20 कैरियर एंड हो गया? फिर देखिए, अब ऐसा लग तो रहा है कि बाबर आजम के लिए T20 में वापसी करना कोई अब इतना आसान नजर नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आज आपने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें साइब फरहान T20 के कप्तान है जो एशियन गेम्स में जा रहे हैं, और फिर आपने एक सारी यंग टीम अनाउंस किया, और वजह भी यह बनी है कि कहा जा रहा है कि आपकी जो सीनियर्स टीम है वो तो वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में या वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर सकी, और एशियन गेम्स चूंकि उतना बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट वैसे नहीं होता जैसे एशिया कप या वर्ल्ड कप होता है, लेकिन क्योंकि इस इवेंट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया, तो फिर पाकिस्तान की तरफ भी नजरें थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। तो अब देखा जाए तो अगर पाकिस्तान इसमें अच्छा कर जाता है यंग टीम के साथ, हैदर अली, मां सदाकत, अरफात मिनास, अहमद दानियाल, अली रजा, सलमान मिर्जा, आकिफ जावेद, ये सारे यंगस्टर्स हैं, तो वाह भी हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान हार भी जाता है तो उनकी टीम अगर आप देखो बुमराह है, श्रेयस अय्यर, अभिषेक, सूर्यवंशी, तिलक वर्मा वाइस कप्तान, मतलब उनकी मेन टीम है, सब कुछ है उनके पास, तो इतना कोई मसला भी नहीं बनेगा कि यार इंडिया से हार गए, क्योंकि वो एक बड़ी टीम उनकी होगी। लेकिन जो बाबर आजम के हवाले से इस टाइम पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर तो देखें ये T20 टीम अच्छा करती है तो फिर पीसीबी को एक हौसला मिलेगा कि यार यंगस्टर्स को ही T20 में अब कैरी ऑन किया जाए। अब इसमें शायद 1-2 खिलाड़ी तो अपनी फिर भी जगह बना सके T20 में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है सीनियर्स खिलाड़ियों के वो आपको फिर आगे शायद नजर ना आए। अभी आप देखो शदाब से लेके, बाबर से लेके, शाहीन, रऊफ, ऑल टू वन, सलमान अली आगा, सबको बाहर कर दिया गया। लेकिन अली साहब अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे इब्रार अहमद है वो भी आपकी T20 टीम का रेगुलर पार्ट होते हैं, वो तो है इस टीम का पार्ट। स्टिल साइम अयूब को एक और चांस मिला है, तो अगर आप देखो तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको स्टिल इधर मौका मिला है। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि बाबर आजम को भी पीसीबी ज्यादातर ओडीआई फॉर्मेट में और टेस्ट में ही देख रहा है तो गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए यह हकीकत बात है कि चलो शायद एक आध खिलाड़ी है, जैसे अब शदाब खान है, उनका नाम आ रहा है कि पाकिस्तान उनको फ्यूचर में अपना T20 कप्तान बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर बनाना होता यहाँ पर वैसे बना नहीं देते आपके ये एशियंस गेम्स के अंदर। शदाब का तो उस टाइम पे पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहा होगा, और खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ज्यादातर टेस्ट में बिजी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का टूर भी जो है वो इंग्लैंड का है, और एग्जैक्ट उसके फौरन बाद ये गेम्स है, तो शदाब तो टेस्ट में भी इन्वॉल्व नहीं होते। नहीं, शदाब टेस्ट में नहीं होंगे, लेकिन अब आप देखो ना उस तरह से तो फखर को भी नहीं रखा, हारिस रऊफ भी नहीं है, इस तरह तो शाहीन भी इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, उनको भी नहीं रखा। वो पाकिस्तान की एक सोच है कि हम एक यंग टीम के साथ जाएंगे, लेकिन जो आपके T20 आपकी बकिया सीरीज होंगी, जैसे आपकी श्रीलंका के अगेंस्ट T20 सीरीज है, ये ओडीआई ट्राई सीरीज से पहले है, या फिर आप आगे फ्यूचर में खेलोगे, उनमें यह तो होगा कि शायद शदाब खान वापसी करेंगे, ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी भी वापसी करेंगे, शायद रऊफ भी वापसी करेंगे,
लेकिन अब आप देखो ना, जैसे आपने इतने सारे यंगस्टर्स को चांस दिया है और ये सारे परफॉर्मर भी हैं, हसन नवाज हैं, हैदर अली हैं, मां सदाकत हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद बाबर आजम के लिए आगे T20 फॉर्मेट में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप देखो, अगर आप बाकी टीमों को देखो अली साहब, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब टीमें देखो, क्या जॉय रूट, अभी आगे जाके बात करेंगे, उनको टेस्ट की कप्तानी भी दे दी गई है, क्या जॉय रूट T20 खेलते हैं? नहीं खेलते। क्या भारत की तरफ से विराट कोहली या सीनियर जो उनके प्लेयर्स हैं, केएल राहुल वगैरह, क्या वो T20 फॉर्मेट खेलते हैं? नहीं खेलते। क्या अगर आप वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देख लो, चलो स्टीवन स्मिथ अपने आप को कोशिश कर रहे हैं डालने की, लेकिन दोबारा से उनको बाहर कर दिया गया। तो T20 में आप उसी तरीके से यंग टीम जो होती है उसको ज्यादा मौके देते हो आप। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, तो भाईजान नसीम शाह का भी जो टेस्ट कैरियर है वो भी जो है वो अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। मतलब खबरें ये आ रही हैं कि अब जो उनके वर्क एथिक्स है उससे जो है वो आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। और साथ में जो नुमान है, चाचा नुमान जो थे, उनको भी जो रेड कैंप में सिलेक्ट नहीं, रेड बॉल का जो कैंप है उसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। लिहाजा उनके भी कैरियर के ऊपर जो है टेस्ट में फुल स्टॉप लगने जा रहा है। लिहाजा शहनशाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, नुमान हो गए, ये तीनों दाऊद सब टेस्ट से बाहर हो गए। देखिए, जो नुमान है उनके वाले से तो ये कहा जा रहा है कि अब उनको पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो आगे फ्यूचर में नहीं देख रही। ऑलरेडी वो, अगर आप देखो, उनकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन वो पीछे परफॉर्म भी करते हुए आ रहे थे। लेकिन अभी लास्ट सीरीज में बांग्लादेश में चूंकि परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं हुई, और अभी फैसला किया जा रहा है कि जो वेस्ट इंडीज और आपके इंग्लैंड में जो दो स्पिनर्स को कंसिडर किया जाएगा वो एक साजिद है और एक इब्रार अहमद है, और उनके साथ पाकिस्तान जाएगा। नसीम शाह के हवाले से ये अपडेट आ रही है कि नसीम शाह को भी, क्योंकि जो आपका रेड बॉल का जो कैंप था उसके अंदर शामिल नहीं किया गया, अलबत्ता व्हाइट बॉल में शामिल किया गया, और नसीम शाह को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं है, और नसीम शाह को भी टेस्ट में मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि ना सिर्फ उन्हें वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी मौका नहीं मिलेगा, उन्हें बांग्लादेश में भी बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, और इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में उनको रखा गया था। वो अलग बात है कि शाहीन और रऊफ ही खेलते रहे, लेकिन अब उनको इंग्लैंड सीरीज में भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, नसीम शाह की परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अली साहब एक जो सवाल है वो ये है कि नसीम शाह को ये व्हाइट बॉल में लगातार रख रहे होते हैं, T20 स्क्वाड में भी हमें नजर आ रहे होते हैं, इवन उनकी रेड बॉल की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन अभी जो आपने फ्यूचर देख रहे हो, अभी जो आपने फास्ट बॉलर्स फाइनलाइज किए हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए, वो सारे यंगस्टर हैं। नहीं, इंग्लैंड में आपको नसीम की जरूरत पड़ सकती है। अब आप देखो, बाहर करें ना, नसीम तो यंगस्टर है, उसको तैयार करें, बल्कि उसकी इतनी अच्छी स्विंग है, समझ नहीं आती, उसका जो मसला है वो खत्म करें। टेस्ट क्रिकेट में आपको मैच्योर और सीनियर प्लेयर्स चाहिए। नसीम का कोर इशू, और हम डेब्यू कराते हैं टेस्ट में नए प्लेयर्स नसीम का एक इशू और भी है ना, नसीम की इंजरी ठीक नहीं होती, फिटनेस मसाइल जब भी आप देखो PSL में इंजर्ड हो जाते हैं वो लगातार, जब से जो मसाइल बहुत ज्यादा करीमे शरीमे, और जब से उन्होंने वो एक्टिंगों के ऊपर जब बहुत ज्यादा फोकस किया ना, तब से मुझे लग रहा है कि उनकी जो फिटनेस मसाइल हैं वो उस तरह से शुरू हो गए। पहले तो वो बहुत फिट खिलाड़ी थे, लेकिन जब से वो मम्मी डैडी बने ना थोड़े, तो तब से उनके जो फिटनेस मसाइल है वो सामने आ गए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब आप देखो ना, चलो ठीक है, नसीम शाह को आप आगे फ्यूचर में टेस्ट में नहीं देख रहे, लेकिन अब आप देखो, आप देख किसको रहे हो, आप उबैद शाह को देख रहे हो। उबैद शाह को भी आप डेब्यू करवाने का सोच रहे हो वेस्ट इंडीज में, मतलब अभी आप थोड़ी ग्रूमिंग तो करो अपने बॉलर्स की, वो डेब्यू करेंगे। मोहम्मद अली को आप दोबारा से सेटअप में ला रहे हो कि वो करके दिखाएंगे, पहले आपने चांस दिया वो फेल हो गए, अब आप फिर लाकर उनको चांस दे रहे हो मोहम्मद अली को। मतलब जो आपके सेटअप में खिलाड़ी हैं भी, चलो खुरम शहजाद है, उसको भी आप ज्यादातर बेंच पे बैठाते हो, एक आध मैच खिला लेते हो, वो परफॉर्म भी कभी कभी कर देता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो सॉरी टू से, जो हमारी फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी पास में, और अब मैं देख रहा हूं जो फास्ट बॉलिंग वो इंतहाई निकम्मी और इंतहाई बेकार किस्म की नजर आ रही है। सही बात है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है शान मसूद के हवाले से। तो भाईजान खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सरफराज अहमद को तो उन्होंने ग्रीन चिट दे दी है, और सरफराज अहमद जो है पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन शान मसूद के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक उनका जो मामला है वो जेरे गौर है, उनको किसी किस्म की जो ग्रीन चिट है वो नहीं मिली है, बल्कि जो आला हुकाम है उनकी जो ज्यादा सपोर्ट है वो सलमान अली आगा के साथ है। भाईजान देखिए, बिल्कुल आपको बताया कि आज बड़ी अपडेट आई है और सरफराज अहमद के हवाले से कि जुमे और हफ्ते को जो बड़ा फैसला किया जाना है, मोहसिन नकवी की फाइनल कॉल होगी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सरफराज अहमद को दौरे वेस्ट इंडीज के लिए हेड कोच और दौरे इंग्लैंड के लिए हेड कोच के लिए उन्हें ओके की रिपोर्ट दे दिया, और उन्हें कहा है कि आप ही हमारे हेड कोच होगे, और फिर हम दौरे इंग्लैंड के बाद आपका हतमी फैसला करेंगे आपके कैरियर का, यानी कि वेस्ट इंडीज में फिर जो भी ऊंच नीच रिजल्ट होगा वो मैटर नहीं करेगा, वही जाएंगे। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं
पर्सनली अगर आपको ओपिनियन दूं तो मैं कोई इतने हक में नहीं हूं कि सरफराज को आप रेड बॉल की कोचिंग दें। सरफराज, मैं बार बार बात करता हूं कि सरफराज की जो एक्सपर्टीज भी रही है पाकिस्तान के लिए एज अ कैप्टन भी, वो वाइड बॉल में ना। सरफराज को खुद बहुत अच्छे प्लेयर थे, एक उनकी इनिंग बहुत अच्छी थी, मैं मानता हूं, जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट टारगेट चेस करने में उन्हें मिसबाउल हक ने ऊपर भेजा था, उन्होंने रन बनाए थे, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और पाकिस्तान जीत भी गया था। लेकिन ओवरऑल सरफराज की कोई कैप्टनसी को टेस्ट में इतनी अच्छी कभी भी नहीं थी। सरफराज अहमद का जो बेस्ट था वो हमने वाइड बॉल में देखा है, चाहे वो T20 की कैप्टनसी की बात करें, ODI की कैप्टनसी की बात करें। मैं उनको वाइड बॉल में ज्यादा देखना चाहूंगा एज कंपैरिजन रेड बॉल, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि सरफराज की कोचिंग में रेड बॉल में कुछ हम बहुत खास कर पाएंगे। उसके लिए आप, जैसे अगर आप यूनुस खान को देख रहे थे, अभी भी आपकी यूनुस खान से बातचीत चल रही है, शायद फिर आप उनको किसी और सर्किट में डालोगे या मे भी आप उनको मेंटोर बनाकर भी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भेज सकते हो, यह भी खबरें हैं। लेकिन कुमार संगकारा को आप देख रहे थे, लेकिन सरफराज हेड कोच रेड बॉल, वो मुझे लगता है कि शायद कोई खास आपके लिए खातिर ख्वाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाएंगे ऐसा हेड कोच। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि क्योंकि वो भी आपका जो रेड बॉल का कैंप भी लगा हुआ है, उसमें भी सरफराज के अंडर ही लगा हुआ है, वो प्रॉपर प्लेस के साथ काम करें, अल्लाह करे वो अच्छा करें। हम तो सरफराज को बहुत पसंद भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करें, परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की अच्छी हो, उनकी कोचिंग में ऐसा कोच भी वो अच्छा करें, क्योंकि बंदे बड़े अच्छे हैं, बड़े साफ इंसान है सरफराज अहमद। लेकिन अली साहब, अच्छी खबर अगर उनके फैंस के लिए ये है कि PCB अब उनको वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कह रहा है कि आप ही हेड कोच होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो शान मसूद प्रॉपर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मुझे इंग्लैंड तक कप्तानी दे दी जाए, मुझे इंग्लैंड तक कप्तानी दे दी जाए, उसके बाद आप बेशक मुझे हटा देना, उसका रीजन आपको बता दिया क्योंकि वो यार्कशायर की भी कप्तानी करते हैं। अब इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार वो थोड़ा सा जो झुकाव है सलमान अली आगा की तरफ रखते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो जो मोहसिन नकवी हैं उनकी भी सोच ऐसे ही है कि वो भी थोड़ी सी जो प्रेफरेंस है वो सलमान अली आगा को ही देना चाहते हैं। यार ये देखो, शान मसूद का मसला ये है कि हम आपके पर्सनल गोल्स को लेकर तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं डिसाइड कर सकते कि हम इंग्लैंड तक आपको जाने दें, ये करने दे, वो करने दे। रिजल्ट्स देखे जाते हैं और जिसमें शान मसूद रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में बुरी तरह नाकाम रहे। लेकिन इसमें शान मसूद की भी PCB में बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि वो इंटरनेशनल डायरेक्टर के भी एडवाइजर रहे हैं, या डायरेक्टर वाले उनको लगा दिया था पहले तो उनकी काफी अच्छी बातचीत है। उन्होंने एक चीज जरूर चलाई हुई है शान मसूद ने, और ये ऐसे मोहसिन नकवी और बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप कह लो कि आला ओहदेदार हैं उन तक ये बात पहुंचाई है कि भाई आपको इंग्लैंड में एक ऐसा कप्तान चाहिए जो वहां की मीडिया को हैंडल कर सके, जो वहां पर चीजों को बेहतरीन तरीके से टैकल कर सके, और वो बेस्ट चॉइस शान मसूद ही है। इंग्लिश बहुत अच्छी है, फिर उसके बाद यार्कशायर की कप्तानी करते रहे हैं, तो वहां की मीडिया के साथ उनकी अच्छी कम्युनिकेशन है, जाहिर है कप्तान है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं जो काउंटी की मैचेस के बाद और प्री प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो एज कंपैरिजन को यहां से आगा वगैरह जाएंगे जिनकी थोड़ी सी अंग्रेजी कमजोर है, तो वो इंग्लिश मीडिया के सामने थोड़ा सा घबराएंगे भी। एज कंपैरिजन जो शान है वो इंग्लिश मीडिया को अच्छा टैकल करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये एक चीज प्रॉपर तौर पे चलाई जा रही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपडेट दिया है रेवेन्यू के हवाले से। तो इस PSL में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जो जनरेट किया है। जो सुमैर साहब है उन्होंने बताया है कि आपकी जो 2 नई टीम्स ऐड हुई हैं उसके ऐड होने से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कितना बना है जी रेवेन्यू? यार देखो, रेवेन्यू जनरेट हुआ ये उन्होंने बता दिया, ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, हमें पता था। ये तो जिस दिन आपने 2 टीमें लाई थी और 100 करोड़ रुपए की टीमें बिक रही थी, 200 करोड़ की टीमें बिकी थी, पैसा आना ही है, वही रेवेन्यू है। ये कोई ऐसा रेवेन्यू नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं जो क्रिकेट फैंस है और बाकी PCB को भी, ये आपने कोई ऐसे नहीं कमाया कि बहुत हाई व्यूअरशिप चली गई या कुछ ऐसा होगा, भाई नहीं, ना ये कोई मीडिया राइट से कमाया PCB ने, ये कमाया है फ्रेंचाइज से। आपके सिस्टम में पैसे ऐड हुए हैं ऑटोमेटिक। ये जो ऑक्शन हुए थे ना, जो भी ऑक्शंस चले थे, किंग्समैन हैदराबाद खरीद रही है, वो सियालकोट ने खरीदा, फिर वो मुल्तान के पास चले गए, मुल्तान से कहा भाई 15-20 करोड़ और एक्स्ट्रा ऐड करो, 200 करोड़ की मुल्तान हो गई, हैदराबाद 250 करोड़ की हो गई, वो पिंडी 250 करोड़ की हो गई, और बाकी जितनी फ्रेंचाइज थी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और ये पुरानी कोयटा वगैरह, पेशावर, इनके पैसे भी जो बढ़ गए थे, वो सारे मिल मिला के वो ये पैसे हैं। तो इसमें जो अगर PCB क्रेडिट लेने के लिए आ गया कि भाई हमने पता नहीं क्या कर दिया 2026 में, हमने बहुत PSL को आगे ग्रूम कर दिया, ये कर दिया, भाई आपने कुछ भी नहीं किया। वो जो ऑक्शन था ये उसका पैसा, मैं आपको बता देता हूं। अब हुआ ये है कि 2024 में PSL का जो रेवेन्यू था वो 2.46 बिलियन था, ठीक है, तकरीबन 2.5 बिलियन था, और इस जो आपका 2025 का रेवेन्यू था PCB का, जो प्रॉफिट हुआ था वो 2 बिलियन का था। अब मजे की बात यह है कि जो इकलौती पिंडी है
वो इकलौती उसने 250 करोड़ दिया है, 2.5 बिलियन दिया है। तो जो पिछले साल का आपका रेवेन्यू था वो अकेला पिंडी ने दे दिया। अब सवाल यह कि आप पिंडी से जाके पूछिए, पिंडी से, कि भाईजान ताहिर साहब जरा इधर आइए, ये बताएं आपने कितने पैसा कमाया है। वो बताएंगे भाई मैंने तो खाली मुश्किल से 30 करोड़ कमाया है। उनके जो स्पॉन्सर है वो भी मैं देख रहा था, बहुत ही एक आध स्पॉन्सर से हमारी भी बातचीत चल रही थी, तो जो उनके स्पॉन्सर थे ना वो बस बहुत ही दरमियाने किस्म के थे। तो 30-40 करोड़ ही मुश्किल उन्होंने कमाया होगा, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 250 करोड़ दे दिया। अब आपका जो मुल्तान था उन्होंने 200 करोड़ दे दिया, हैदराबाद ने तकरीबन 225 करोड़ दे दिया। अब आप देख लो यही जो पैसा है 650 करोड़ तो तकरीबन यही बन जाता है लगभग। फिर लाहौर, कराची, आपका इस्लामाबाद, ज़ल्मी, ये सारे इनको सबको, कोयटा, इन सबको मिला लो तो भाई मिला के इस बार जो पीसीबी ने कमाया वो 10 बिलियन उनका आया। पीसीबी ने कहा कि भाई जो मीडिया राइट्स है ना वो तुम लोग ही आपस में बांट लो। स्टिल पीसीबी को जो प्रॉफिट है वो 10 बिलियन का हो गया। तो इसमें कोई हैरान कुन वाली बात नहीं है। ये ऑलरेडी पीएसएल शुरू होने से, पहली बॉल डालने से पहले ये पीसीबी प्रॉफिट कमा चुका था। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो इंडिया ने जो है टूर फाइनलाइज किया भाई श्रीलंका का। इंडिया जो है श्रीलंका जा रहा है जहां पर वो 2 टेस्ट मैच खेलेगा और 3 T20 जो है वो खेले जाएंगे। ये कब से कब तक होंगे जी? देखिए इंडिया और श्रीलंका की सीरीज फाइनलाइज हो रही है। अब दायरा फिर हमें दुख इस बात पे होता है कि हमारे कुछ करते ही नहीं है, हम रोज अपडेट देखते हैं हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़ के कि इंडिया कभी न्यूजीलैंड का टूर फाइनलाइज कर रहा है, कभी इंडिया अपनी होम सीरीज फाइनलाइज कर रहा है, कभी दूसरे इंडिया के साथ फाइनलाइज कर रहे हैं। और हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर साहब हैं वो सोए हुए हैं फिलहाल। जुमे और हफ्ते को उनके भी जो हमने इतनी आवाजें उठाई और बार बार उन पर बात किया कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, तो फाइनली जो जुमे और हफ्ते को पीसीबी एक बड़े फैसले लेने के लिए जा रहा है, उनमें आपके इंटरनेशनल डायरेक्टर उस्मान वाला का भी फ्यूचर का फैसला होना है। तो खैर इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका फाइनलाइज हो गया, जहां में इंडिया 2 टेस्ट मैच खेलेगा, प्लस एफटीपी में ये 2 टेस्ट मैच फाइनलाइज हो रहे हैं, प्लस 3 T20 एक्स्ट्रा। ये बोर्ड्स की कम्युनिकेशन से हो रही है। ये वो बात है जो हम बार बार करते हैं। भाई आप कुछ एक्स्ट्रा मुंह से भी बोलो ना। आप मुंह से भी बोलो, अगर ऑस्ट्रेलिया 3 ODIs खेलने के लिए आ रहा था तो यूं मुंह चला के आप उसको 5 भी करवा सकते हो, ज्यादा नहीं, या 7-3 T20 भी ऐड करवा सकते हो। ये आप इस तरह से करवा सकते हो और ये क्रेडिट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाता है। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो ये कोशिश कर रहा होता है, स्पेशली उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं जितनी कम क्रिकेट हो उतना अच्छा है। सैलरी तो हमें मंथली बेसिस पे मिल रही है, कौन सा हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैच होगा तो हमें सैलरी। उल्टा जब मैच जब होता है तो सबकी ड्यूटियां लग जाती हैं। आज इवन जो आज ऑफिशियल वो आपकी जो काबीना में पेश हुई थी, जो आपकी सैलरीज पता चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर ओहदेदार हैं, 24 लाख तक उनकी तनख्वाहें हैं। 12 लाख से लेके 24 लाख तक। 24 बहुत हाई पेड है। 20 लाख वाले इतने बंदे हैं, 24 लाख वाले इतने बंदे हैं। भाई काम क्या कर रहे हो ये भी तुम्हें पता चले। पाकिस्तान तो 2.5 महीने क्रिकेट ही नहीं खेलता, आप काम क्या कर रहे हो? बात तो ये है क्या काम हो रहा है। अगर आप ये देखो, अभी आपका ओलंपिक्स थी आपकी, उसकी जब आईसीसी की मीटिंग थी, यहां पर आपका होमवर्क होना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि बात की जाए कि भाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन को यकीनी बनाई जाए। ये एक बोर्ड का काम है ना, ये आपके होमवर्क होना चाहिए था आपका कि भाई उस मीटिंग से पहले आप ये इंश्योर करते आईसीसी में कि यार पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर तो ओलंपिक की वैल्यू नहीं बनेगी, तो आप एशिया से एक टीम कैसे लेके जा रहे हो। इस तरह से आपको अपनी चीजें बेहतर करनी चाहिए। अभी देखो एक और आपको मैं बात देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी कुछ भारतीय मीडिया के जो अखबार हैं वो ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं, अब हमें अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, क्योंकि हॉकी में ये होता है कि जो एशियन गेम्स जीत जाता है ना, एशियन गेम्स जो जीत जाता है उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है ओलंपिक्स में। तो क्या ये क्रिकेट में भी इंप्लीमेंट होगा? क्योंकि इंडिया ने जो अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है, कहा जाता है कि इसका जो पस मंजर है वो यही है, इसलिए उन्होंने फुल स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि उनको है कि अगर हम गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो हमें ओलंपिक में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल्दो हालांकि उनको पता है कि वो तो क्वालिफाई है, बिल्कुल, क्योंकि ऑल्दो इंडिया स्टिल नंबर 1 है T20 में, तो वो तो उनकी रैंकिंग को खतरा नहीं है, तो वो तो स्टिल अगर आप देखो एशिया से टॉप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है। तो हमें भी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक बोर्ड का काम होता है। खैर यहां पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है। 2 टेस्ट मैचेस थे उनके अगेंस्ट इंडिया। पहला टेस्ट मैच गोल में खेला जाएगा 15 अगस्त से 19 अगस्त तक। सेकंड टेस्ट मैच 23 अगस्त से डिसाइड होगा। अभी फैसला नहीं किया गया कि जो सैलीस स्पोर्ट्स क्लब है वहां पर होगा या फिर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में इस मैच को करवाया जाएगा। बहरहाल कोलंबो होस्ट करेगा सेकंड टेस्ट मैच। प्लस श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट डाली
और इंडिया के साथ 3 T20s भी वो कह रहे हैं हम साथ इस टूर पे खेलेंगे। तो BCCI वो भी एग्री हो गया, तो 2 टेस्ट और 3 T20s इस टूर पे खेले जाएंगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है भाईजान, वो आ रही है इब्रार अहमद के हवाले से। तो इब्रार अहमद को जो जंप लगी है ना सिर्फ ODI में बल्कि T20 में भी भाईजान, ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, तो बड़े नंबर 1 बनने के करीब आ गए हैं। देखें बिल्कुल इब्रार अहमद की रैंकिंग बेहतरीन, उन्होंने जंप्स मारी हैं और करंटली अगर आप बात करें ODI और T20 की रैंकिंग, तो एक में वो 3rd नंबर पे आपको नजर आ रहे हैं, जबकि एक रैंकिंग में वो आपको 2 पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इब्रार अहमद ODI में नंबर 2 पे आ चुके हैं, राशिद खान नंबर 1 पे हैं, जोफ्रा नंबर 3rd पे हैं। अगर T20 रैंकिंग्स की बात की है तो राशिद खान वहां पे भी नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती 2 पे नजर आ रहे हैं, जबकि इब्रार अहमद 3rd पे, आदिल राशिद 4th पे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स मोहम्मद नवाज जो है वो T20 में 11 नंबर पे हैं। अलबत्ता ODI में शाहीन शाह अफरीदी को 4 दर्जे तरक्की मिली है और वो 9 नंबर पर आ गए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश मुझसे निकल गया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ODI में इब्रार नंबर 2 पे हैं और शाहीन शाह अफरीदी 9 नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट की रैंकिंग्स भी इंप्रूव हुई हैं और हैरी ब्रूक जो है पाकिस्तानी, अलबत्ता कहीं भी आपको टेस्ट में टेस्ट के बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर कहीं भी पाकिस्तानी आपको प्लेयर नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी टेस्ट में परफॉर्मेंस इतनी बेकार है। अलबत्ता हैरी ब्रूक जो नंबर 1 पे आ गए हैं। बैटिंग में नंबर 2 पे ट्रेविस हेड, 3rd पे रूट, 4th पे स्टीवन स्मिथ, सारे टॉप के आपको नजर आ रहे हैं। बॉलिंग की अगर आप बात करें तो बुमराह नंबर 1 पे हैं, जबकि आप ऑलराउंडर की बात करें तो जडेजा आपको नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यही है कि इब्रार अहमद ODI और T20 में 2 और 3rd नंबर पर आ गए हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बेंजामिन डी स्टोक्स के हवाले से। तो हमने आपको बताया था कि एटिंगसन और बेन स्टोक्स जो है ये दोनों जो है कंट्रोवर्शियल हुए हैं, दोनों कंट्रोवर्सी में गिरे हैं। अब इसके चलते जो है वो सेकंड जो टेस्ट मैच का स्क्वाड है वो इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और दोनों को जो है इस टेस्ट मैच से जो है बाहर कर दिया है। और जॉय रूट जो है वो इस टेस्ट मैच की जो है वो लीड करेंगे और टेस्ट मैच की कप्तानी करेंगे। स्क्वाड आ गया जी सेकंड। देखिए बिल्कुल इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया और एज एक्सपेक्टेड है, जो हम कल आपको बता रहे थे कि चेल्सी के नाइट क्लब में जो एटिंगसन और स्टोक्स की एक रग्बी के खिलाड़ी से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एक सिक्योरिटी इंचार्ज था जो जख्मी भी हुआ और फिर मामला इतने बढ़ गए कि सारे अखबारों में स्टोक्स के हवाले से शेम की खबर छपी थी और उनकी कप्तानी भी खतरे में थी। जो इंग्लिश अखबार हैं वो ये खबर भी देते हैं कि स्टोक्स के करीबी जराए बताते हैं कि वो शायद रिटायरमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से ना वो आज अपने जो एडवाइजर हैं उनसे आज मिलेंगे और एक्सपेक्टेड है कि अगर आज उनके एडवाइजर उनको कोई ऐसे बड़ी ब्रीफ देते हैं, कोई बड़ा फैसला आता है, तो आज ही बेन स्टोक्स जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा परेशान है और वो बड़ी हैवी मीटिंग जो है इसके ऊपर बुलाने जा रहा है कि क्या सीन हो रहा है भाई। बिल्कुल, क्योंकि स्टोक्स की काफी अच्छी है ECB के साथ और ECB नहीं चाहता कि स्टोक्स रिटायर्ड हो जाए, उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मैकलम वगैरह, लेकिन इन दोनों का मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल। बहरहाल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। जॉय रूट को कप्तानी दे दी गई है। स्टोक्स और अटिंगसन दोनों हो गए हैं बाहर और उनकी जगह, अटिंगसन की जगह जोफ्रा आर्चर अब वापसी करने के लिए जा रहे हैं। पहले भी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था कि भाई जोफ्रा ने IPL को प्रायोरिटी दिया, इस सीरीज पे नहीं है। फाइनली जोफ्रा आर्चर अब आ रहे हैं और जॉर्डन कॉक्स जो हैं वो अब स्टोक्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अब स्क्वाड ऐसा हो गया, रूट कप्तान, रेहान अहमद, जोफ्रा, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बीथल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, फिशर, इसके अलावा इमिलो गे, जेम्स रॉबिन्सन, जेम्स स्मिथ और जोश टंग, ये अब स्क्वाड है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाक वुमेन्स के हवाले से, और खबर जो है वो ये आ रही है कि भजन दोनों जो वार्म अप मैचेस थे वो पाकिस्तान वुमेन जो लॉस्ट कर गई है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो ये ऐसे पेल रहे थे जैसे मेन जो हमारी मेंस टीम है जिम्बाब्वे को पेल रही होती है। कराची में भाई तेज 50 हो रही थी, दमादम जो है वो कराची में दमादम मस्क अंदर हो रहा था। लेकिन वुमेन वर्ल्ड कप से पहले ही दोनों वार्म अप मैच हारना इस बात की निशानी है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, कोई पाकिस्तान की वुमेन की अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं है वैसे, और खबरें तो बहुत ज्यादा आ रही होती है कि वहां पे जय शाह आ गए, उन्होंने हाथ मिला दिया फातिमा सना से, उन्होंने नहीं मिलाया हरमनप्रीत कौर ने, दोनों मिलकर एक ही जगह अपने फैंस के साथ तस्वीर खिंचा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। इस तरह की खबरें तो बहुत ज्यादा आती हैं। लेकिन सॉरी टू से जब परफॉर्मेंस की बात आती है, मैच जीतने की खबर आती है, तो वो कोई खबर नहीं आती वुमेन्स के कैंप से। फिलहाल अगर आप देखो तो परसों से पाकिस्तान वुमेन्स के वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। 2 वार्म अप मैच थे। पहला हम श्रीलंका से 8 विकेट से हार गए। फिर स्कॉटलैंड के साथ जो मैच था वो 41 रन से बारिश से मुतासरा मैच था। DL मेथड के तहत 41 रन से वो मैच हार गए, वो भी वार्म अप मैच हार गए। पहला जो पाकिस्तान वुमेन अपना ऑफिशियल वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी वो 14 तारीख को इंडिया के साथ होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
संडे को 14 तारीख को, जिसको मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स, 12 तारीख से वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा, लेकिन कोई खास इतनी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।